जो है वो सुबह 3 बजे जो है वो उठाया गया। मेरे मुंह जो है उसके ऊपर काला कपड़ा बांध दिया गया। कि आपने टीटीपी के कई बड़े आतंकियों को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से आज देश जो है वो जूझ रहा है। क्योंकि सर एक एक बयान है, मैं कोट करूंगा आपके प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी वापस आ रही है, ये जो आतंकी वापस आ रहे हैं, अगर हमने इनसे नहीं निपटा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या मौजूदा सरकार को इस बात का डर है कि तालिबान इंक्रोच करेगा उनकी एरिया को? तो ये क्या सब कुछ एक पॉलिटिकल दुश्मनी है या फिर ये पर्सनल दुश्मनी में तब्दील हो रही है? मुझे लगता है ये पर्सनल दुश्मनी में तब्दील हो रही है। आई हैव 3 यंग डॉटर्स, तो उनका जो एक इशू था कि वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो एक जाहिर है कि उसको फेस करना पड़ा। बाकी तो अनफॉर्चुनेट। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। वहां पर जो स्थिति है उसको देखते हुए बेहद जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिर पाकिस्तान किस स्थिति से गुजर रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि पीटीआई के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में आज हमारे साथ पीटीआई के एक बड़े नेता मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। हमारे साथ फवाद चौधरी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं इमरान खान की सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर आपकी जो गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? गिरफ्तारी मेरी ये हुई कि ये कहा गया कि मैंने बगावत की है, सिडिशन की है। और आपको मालूम है कि आर्टिकल सेक्शन 124A पीपीसी का, पीनल कोड का, ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। ये कॉलोनियल एरा में जब 1867 के लगभग ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। और उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी से लेके अबुल कलाम आज़ाद तक, जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी के जो तमाम ही लोग हैं, भगत सिंह, ये तमाम लोगों के ऊपर यही सेक्शन लगा कि ये बोलते हैं, अरे ये बगावत के मर्तकब हुए हैं, सेडिशन के मर्तकब हुए हैं। और मेरा कसूर यही था कि मैंने भी ये जो बात यहाँ पे की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, तो उन्हें फोन आता है और वो उस फोन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना दिमाग तक इस्तेमाल नहीं करते। और ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने की दरख्वास्त के ऊपर मुझ पर बगावत का पर्चा किया गया। और फिर मुझे घर से जो है वो सुबह 3 बजे जो है वो उठाया गया। मेरे मुंह जो है उसके ऊपर काला कपड़ा बांध दिया गया और मुझे ऐसे टैग किया गया जैसे कोई आप टेररिस्ट जो हैं वो उन्होंने पकड़ लिया है। और उसके बाद बस जो जो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ इस तरह का सलूक आमतौर पे नहीं हुआ था, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा सलूक जो है वो रखा गया। और पुलिस ने, अथॉरिटीज ने, उन्होंने मुझे ऐसी ट्रीट किया कि जैसे मैं एक टेररिस्ट हूँ। और मेरी जरूरत कैसे हुई कि मैंने हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया। सर गिरफ्तारी के बाद सवाल ये भी उठ रहा था कि आपके साथ जो आपने भी मेंशन किया कि बदसलूकी हुई, आपके साथ क्या कुछ किया गया? क्योंकि आपको किसी अननेम्ड लोकेशन पर ले जाया गया जिसकी सूचना किसी को नहीं थी। क्योंकि आपकी गिरफ्तारी के बाद लगातार हम आपके मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लोकेशन क्या थी और आपसे क्या कुछ कबुलवाया गया, क्या कुछ हुआ उस दौरान? जी देखिए, मकसद जो था ना गुलवाना नहीं था। गुलवाने में तो कुछ है ही ऐसा, क्या था जो बातें हम करते हैं वही बातें हम उनसे भी करते हैं। मकसद था कि टेरर फैलाना। मकसद ये था कि इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को ये बताया जाए कि इवन आपके जो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं उनको हम उठा सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, उन पर तशद्दुद कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले हमारे बहुत ही सीनियर लीडर आजम सवाती साहब, वो 75 साल के हैं, उनको उठाया गया, उनको जो है वो बेइज्जत किया गया। और उसके बाद शहबाज गिल हमारे लीडर थे, उनको उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। मेरे बाद शेख रशीद साहब जो इस वक्त 74 ईयर्स के हैं, हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो है वो उठाया गया है और अभी तक उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। आज कह रहे हैं उन्हें कोर्ट में पेश करना है। इसी तरीके से और जो हमारी लीडरशिप है उसको उठाया गया। सो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड है और फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। अदालतों को जो है वो बांध दिया गया है। और मुल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम एक बर्मा या नॉर्थ कोरिया के स्टाइल जैसी एक हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत। सर क्योंकि आपने आजम स्वाति साहब का जिक्र किया, आपने शेख रशीद साहब का जिक्र किया,
तो ये जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, तो पहले हम आजम स्वाति साहब पर आते हैं। हमने देखा कि पब्लिकली वो आते हैं और वो रोते हैं क्योंकि जो सलूक उनके साथ किया गया, क्योंकि और उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके साथ जबरदस्ती मारपीट होती है। शेख रशीद साहब के साथ हमने देखा जिस तरीके की गिरफ्तारी उनकी हुई। तो ये क्या सब कुछ एक पॉलिटिकल दुश्मनी है या फिर ये पर्सनल दुश्मनी में तब्दील हो रही है? मुझे लगता है ये पर्सनल दुश्मनी में तब्दील हो रही है। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि ये जो ताकत होती है ना, ये तो एक रेत की तरह है, मुट्ठी से निकल जाती है, पता नहीं चलता। और फिर बाद में जो ताकतवर लोग हैं, उनको फिर एहसास नहीं होता। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो हुकूमत आई है, ज़रदारी शरीफ हुकूमत आई है, ये पहले एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ की। और अब ये जो पीटीआई इमरान खान की जो पार्टी है, हम तो एक मिडिल क्लास की पार्टी, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारे पास तो हमको जो है वो दहशतगर्द की होने की तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। ना ही हमारे लोगों के पास वेपन्स हैं, ना ही हम लोगों के पास हमारे पास तो ये है कि पूरे मुल्क में एक वाहिद लीडर है जो फेडरेशन को जोड़ता है, इमरान खान वो लीडर है। और ये सारे पुरअमन लोग हैं और इनके ऊपर जो तशद्दुद की इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो इंतहा इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, आई थिंक हम बर्मा और नॉर्थ कोरिया को बाईपास कर चुके हैं जो अभी तक यहाँ हो। क्योंकि सर स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हैं कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जो है गिरफ्तारी इमरान खान की भी हो सकती है। क्या इसको लेकर भी कोई सूचना है? जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों का ख्याल है इस वक्त, देखिए जो एक अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है, अगर आप सर्विस उठा के देखेंगे, आप तमाम चीज़ें देखेंगे, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि इमरान खान और पीटीआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इस वक्त जो शरीफ की और जरदारी की जो हुकूमत है, वो उनसे बहुत ज़्यादा नालां हैं लोग, स्पेशली आफ्टर दिस ये जो IMF की डील साइन अभी तक नहीं हुई, लेकिन इससे पहले जो इन्होंने एक इन्फ्लेशन का और इकोनॉमी का, इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $3.8 बिलियन के ऊपर हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द लोएस्ट उसके ऊपर है, ऐप के ऊपर। और जब हम 9 महीने पहले हम ये छोड़ के गए थे, ये $16 बिलियन के ऊपर थे। और अगर उससे कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले चले गए तो $21 बिलियन पे थे। सो ये जो हमारे इस वक्त एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान उसका सामना कर रहा है। और इसके दौरान में जहाँ पे आपको इनको चाहिए था कि कोई पॉलिटिक्स में कुछ तलखियां कम करते, इन्होंने बहुत बढ़ा दी हैं। और पाकिस्तान इसके एक बहुत बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन में है। और ये तो जाहिर है कि पूरी रीजन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे पहले ईरान और अफगानिस्तान एक बहुत बड़े टर्मोइल में है और पाकिस्तान को इस टर्मोइल में जाने से बचाना बहुत जरूरी है। सर क्योंकि मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब आपने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बच्चों को लेकर सवाल आपसे पूछा गया, वो जो मोमेंट था जब पुलिस आपके घर आती है और आपको उठा कर ले जाती है, तो क्या कुछ उस वक्त चल रहा था परिवार में? बस देखिए, जाहिर है कि बच्चे छोटे हैं और उनका एक मेरी कोशिश तो मैंने यही कहा था इन्हें कि अगर आपने रेस्ट भी करना है तो एक धावा ना बोलिएगा, बिकॉज उसमें फिर बड़ा एक हो जाता है एक साइकोलॉजिकली जो है वो फैमिली और स्पेशली जब बच्चे छोटे हों। तो आई हैव 3 यंग डॉटर्स, तो उनका जो एक इशू था कि वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो एक जाहिर है कि उसको फेस करना पड़ा। बाकी तो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में इस तरह की जो सिचुएशन है वो पैदा हुई है और हमें अपनी फैमिलीज के ऊपर और उन लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है हमारे साथ जो शायद इतनी पॉलिटिक्स में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। और वो तो बल्कि कहते हैं कि हम किस मुसीबत में हैं, कोई और काम करें। तो पर लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर हम खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, ये तो बहुत बड़ा एक समाज के साथ हम एक गद्दारी करेंगे, हम अपने लोगों को महरूम कर देंगे उन राइट्स से जो बहुत बड़ी जदोजहद के बाद मिले। और देखिए, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे हम जिन्ना और गांधी के बगैर हिंदुस्तान की तारीख लिखने बैठ जाएं और कहें कि नहीं, आप इन दोनों कैरेक्टर्स को, जवाहरलाल नेहरू को, इन लोगों को आप हटा दें और फिर तारीख लिखें। आप कैसे लिखेंगे? तो जाहिर है कि ये एक अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान में हो रहा है और इसकी रिपरकशंस है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है और हम एक बिल्कुल डिसअरे में जा रहे हैं
आपने देखा ही है कि जो पेशावर में हुआ, आपने देखा ही है जिस किस्म का मामला जो है वो चल रहा है। हम्म। सर, लगा अब क्योंकि आपने पेशावर का जिक्र कर दिया है, तो पेशावर में हमला होता है, उसके बाद फिर से एक दूसरा हमला पुलिस स्टेशन पर होता है। और क्योंकि अब वहाँ पर जो है आतंकी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब वहाँ के जो बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे हमले तो भारत और इज़राइल में भी नहीं होते मस्जिदों में, जिस तरह के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इसके पीछे ज़िम्मेदार वो आपको ठहराते हैं। कहते हैं कि आपने टीटीपी के कई बड़े आतंकियों को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से आज देश जो है वो जूझ रहा है। देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हुँ, वो पाकिस्तान की रीजन को बिल्कुल ही नहीं समझते और हुँ, उन्हें ना तो इस वक़्त कोई हिंदुस्तान के डायनामिक्स का इल्म है, ना ही हुँ, अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स का इल्म है। असल में अगर हुँ, आप देखें तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो हुँ, 19 दफ़ा जा चुके हैं अब अमेरिका, लेकिन उन्होंने हुँ, एक भी दौरा काबुल का नहीं किया। हुँ, और जब तक आप अब जब हमारी हुकूमत थी, हुँ, हमने साढ़े 3 साल में हमारा हुँ, तो एक पूरा क्लेम है, हमारा एक आप समझिए कि एक हमने जो बड़े हुँ, कारनामे किए उनमें से एक ये हुँ, था कि हम पाकिस्तान को टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ लेके गए। हुँ, पाकिस्तान टूरिज्म डेस्टिनेशन बनती जा रही थी दुनिया की हुँ, बहुत बड़ी। हुँ, और हुँ, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आके हुँ, काबुल से इतने ताल्लुकात अपने खराब कर लिए हैं कि हुँ, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उस पे हुँ, काबू नहीं पाया जा सकता जब तक काबुल की कोऑपरेशन आपके साथ नहीं होगी। और अभी जो हुँ, हालात लग रहे हैं, उसमें तो मुझे लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप जो हैं, वो हुँ, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं काबुल से हुँ, और उसके बाद इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हाउ टू डील विद दैट। इसीलिए वो इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं कि अगर पीटीआई के दौर में फिर साढ़े 3 साल में अमन क्यों रहा? एक हुँ, भी बड़ा मेजर अटैक जो है, वो हमारे हुँ, दौर में पीटीआई जब हुकूमत में थी नहीं हुआ। हमने क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे बहाल हुई। ये हुँ, पाकिस्तान जो था वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन बना। हुँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी 6 17 साल के बाद 6% ग्रोथ के ऊपर पहुँची और हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो सारा पहिया रिवर्स कर दिया गया है और अब मुझे जो हुँ, सबसे बड़ा जो जिसका खदशा है वो हुँ, ये है कि एक हुँ, तरफ हमारी इकोनॉमी मेल्टडाउन हो रही है, दूसरी हुँ, तरफ हमारे यहाँ शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आ गई है और तीसरी हुँ। तरफ हमारे यहाँ अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब होने की वजह से टेररिज्म इज बैक। सो ये थ्री प्रोंग्ड चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इन तीनों में से एक से भी निपटने की सलाहियत नहीं रखती। सर, क्योंकि आपने काबुल के साथ रिश्तों की बात की, तो आपने अगर देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, डुरंड लाइन को जो है अफ़गानिस्तान तालिबान नहीं मानता, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आपके यहाँ पर खुद पाकिस्तान के पुलिस वाले जो हैं, वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है क्योंकि अब सोचिए जब किसी देश की पुलिस ही विरोध वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो अब लोगों की हिफाज़त कौन करेगा? पुलिस अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है और ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इट्स अ ट्रेजेडी जिसके ऊपर फ़ौरन आपको एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन हमें तो इस हुकूमत की कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। चाहे वो हुँ, गवर्नेंस का इश्यू हो, चाहे वो हुँ, इकोनॉमी का इश्यू हो, पर हुँ, हम ये हुँ, देख रहे हैं कि ये हुकूमत बिल्कुल एक ऐसा यूँ लगता है कि ये एक सारे अंधे हैं जो आईनों हुँ, के बाज़ार में खड़े हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर उन्होंने करना क्या है। और अगर पाकिस्तान के पास पता नहीं कितना और वक़्त होगा, इस हुँ, टर्मॉइल को हम कितना और फ़ेस कर पाएँगे। बट आई हुँ, वुड से पाकिस्तान के लोगों में और हुकूमत में फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शंस हुँ, कराने को वो तैयार नहीं है। हुँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जहाँ हुँ, असेंबली टूटेगी 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। लेकिन हम देख हुँ, रहे हैं कि पंजाब में और हुँ। पख्तूनख्वा में तमाम इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन नहीं हुए। क्योंकि सर एक एक बयान है मैं कोट करूँगा आपके प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी वापस आ रही है, ये जो आतंकी वापस आ रहे हैं, अगर हमने इनसे नहीं निपटा तो हमारा नामो-निशान मिट जाएगा। तो क्या मौजूदा सरकार को इस बात का डर है कि तालिबान एनक्रोच करेगा उनकी एरिया को? क्योंकि ये बयान है उनका। देखिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी,
अगर आप के साथ जो है वो काबुल गवर्नमेंट आपके साथ इतनी ही फासले पे रहेगी, अगर आपके पास इन लोगों से प्लान देखिए ना, एक तो तरीका ये है कि आप जाएंगे, ऑपरेशंस करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, बट यू यू विल एग्री विद मी कि ऑपरेशंस जो होते हैं, ये जो कोर्सिव मेजर्स हैं, वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी तो हो सकते हैं, बट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। जी। आपको एक स्ट्रेटजी का एक हिस्से के तौर के ऊपर तो आप कोर्सिव मेजर ले सकते हैं, बट सारी स्ट्रेटजी को कोर्सिव मेजर्स के इर्द गिर्द बुनना, वो तो बहुत ही एक डेंजरस और अमकाना बात है, और इससे पॉपुलेशन को आपके खिलाफ होने का बड़ा अंदेशा होता है। तो अभी इस हुकूमत की हमें नहीं पता क्या पॉलिसी है, हमें नहीं पता कि वो इसको मसले को डीप, जैसे मैंने आपको कहा, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, हमें कुछ पता नहीं इस हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, कभी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स का कभी नाम ही नहीं सुना किसी ने, वो कौन है। तो हमारा एक्सपोर्ट बैठ गया, कॉमर्स मिनिस्टर का किसी को पता ही नहीं वो कौन है। इन्होंने जो लोग पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंटरिम गवर्नमेंट्स लगाई हैं, उनको उनके घर वाले भी नहीं जानते वो कौन लोग। सो अभी सवाल ये है कि अगर आप इस तरह से लोगों की ओपिनियन को, लोगों की राय जो है उसको पाँव में रोंद के इस तरह से चलाएंगे, जाहिर है कि ये क्राइसिस बढ़ेगा, और ये क्राइसिस अब किसी एक सियासी जमात का क्राइसिस नहीं रहा, ये पाकिस्तान का क्राइसिस बन गया। सर, जमात की जो क्राइसिस है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो भुखमरी की है, क्योंकि जनता के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास आम जो बेसिक चीजें होती हैं वो भी नहीं है। अगर हम खाने की थाली की बात करें तो बहुत सारी चीजें गायब हैं, तो इससे कोप अप कर पाना तो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आपसे जब मेरी पिछली बार बात हुई थी हमारी, तो आपने कहा था कि जिस तरफ ये सब कुछ बढ़ रहा है तो सिविल वॉर का अंदेशा भी है। तो अब जब लोगों के पास खाने को सामान नहीं है तो फिर तो दहशतगर्दी तो बढ़नी ही है। देखिए, इस वक्त दो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हुए हैं। एक तो ये है कि एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आईएमएफ के दबाव के ऊपर, और अभी कल ही गवर्नमेंट ने 30 रुपीज़ का इजाफा किया पेट्रोल की प्राइस में, और अब सुनने में आ रहा है 30 रुपीज़ को और इजाफा करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो अराउंड 300 रुपीज़ के पर लीटर के ऊपर चला जाएगा, जो कि आज से 9 महीने पहले 145 रुपए के ऊपर था। इसी तरह से जो डॉलर है वो आज 278 रुपया का ट्रेड हो रहा है, और जो 278 रुपए मिलते हैं आपको $1 के, और जो आज से 9 महीने पहले 165-70 रुपए के ऊपर था। तो आप अंदाजा लगा लें कि 100 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है, 100% से ज्यादा इजाफा डॉलर की, 100 रुपए से ज्यादा इजाफा डॉलर की प्राइस में हो चुका है, और इसी तरह से 100 रुपए के करीब, 100 रुपए से ज्यादा इजाफा फ्यूल पेट्रोल प्राइस में हो चुका है। जबकि हमारे यहाँ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो अब पहली बार हमारे दौर में वो 6% पे ग्रो कर रही थी, अब वो माइनस में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि वहां से नौकरियां जा रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपकी जो कुव्वत खरीद है वो उसमें बहुत कमी आ रही है। सो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत बड़ा बहरान है, इकोनॉमिक बहरान है, गवर्नेंस का बहरान है, और अगर मौजूदा हुकूमत ने इसमें संजीदगी ना दिखाई और बहुत जल्दी ना दिखाई तो पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो हो सकता है। सर, आप ही के नेता हैं, आप ही के पार्टी के मुराद सईद, उन्होंने थोड़े दिन पहले डुरंड लाइन का जिक्र किया था कि फेंसिंग है, बावजूद इसके ये आतंकी कैसे आ जा रहे हैं। आप लोग के पास जो तरीका था, जिस तरीके से आपने बैलेंस किया था चीजों को, आप मौजूदा सरकार को वो तरीका क्यों नहीं बताते, ताकि कम से कम वहां की आवाम, खाने में तो दिक्कत है ही, कम से कम चैन और शांति से रह सके। अजीब मसला ये है कि देखिए, आपको पहले को मसले का, कुछ चीज का कुछ इल्म होगा तो आप उसके ऊपर फिर अपना दिमाग लड़ाएंगे, बात करेंगे ना। मसला ये है कि देखिए, आप हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जो बात करना चाहेंगे, मेरे से बात करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास एक मेरा नंबर होना जरूरी है, एक थोड़ा राब्ता होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपने मुल्कों से बात करनी है तो मिनिमम आपके लोग वहां पे ऐसे होंगे जिनका राब्ता होगा, जिनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस करते होंगे, आपका उनसे ताल्लुक होगा, तो ही आप बातचीत कर सकते हैं ना। जो मसला है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का या राना सनाउल्लाह साहब का,
ये तो सवाए हुकूमत में आने के बाद अपने जहाज़ों पे कभी एक यूरोपियन मुल्क, कभी दूसरे यूरोपियन मुल्क, कभी तीसरे यूरोपियन मुल्क, और बिलावल भुट्टो तो अमेरिका और लंदन से इधर कभी रुके ही नहीं है। उनके बारे में पाकिस्तान में ये मशहूर है कि वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे किसी वक्त। अगर आपके एटीट्यूड ये हो, अगर लोग आपकी जो गवर्नमेंट कर रहे हैं तो ऐसे गवर्नमेंट करेंगे, तो मुझे आप बताइए कि कैसे मसले रिजॉल्व होंगे। सो ऑब्वियसली ये जो क्राइसिस है ये बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता इनमें वो डेप्थ है कि ये सॉल्व कर सकते। तो क्या इन दौरों का फायदा पाकिस्तान को हो रहा है? वो तो आप देख ही सकते हैं कि कितना फायदा हमें हुआ। ये पर्सनल पीआर मिशन के ऊपर है। इनका ख्याल है पाकिस्तान में, आपको पता है जिस तरह जो इनका अमेरिका की सपोर्ट ये समझते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में हमें हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन ये दौर अब गुजर गया। अब ये पाकिस्तान के अंदर 66% लोग 28 साल से कम उम्र के हैं, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में एक बड़ी मजबूत आवाज़ रखते हैं। और आप लोगों को इग्नोर करके सिर्फ अमेरिका के भरोसे पे हुकूमत अगर हासिल करना चाहें, ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये नहीं समझते, सो दे आर नॉट डूइंग ये विजिट्स जो इनके हैं ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पर्सनल पीआर विजिट्स। और क्योंकि हम लोग बिलावल भुट्टो साहब पर बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार की पॉलिटिक्स है, और हाल ही में शहबाज शरीफ ने एक घटना का जिक्र किया जब वो सऊदी गए थे, तो जिस तरीके से पैसों की ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान को, तो अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो मुझे यहाँ से हिंदुस्तान में बैठकर ये लगता है कि बहुत दिन तक ये सब कुछ चलेगा नहीं। अचानक से एक दिन ऐसा आएगा जब कोलैप्स कर जाएगा सब कुछ और लोगों के पास कोई ऑप्शन में नहीं होगा। हमें अक्सर में जो ज़्यादा एक दुख है और जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि अच्छा खासा एक मुल्क चल रहा था, और उसमें ये रजीम चेंज के बाद जिस किस्म की माहौल बना है उसमें यकीनन हर तरह के ख़तरात जो हैं वो आगे हैं। एंड स्पेशली ये जो केपी में हुआ और उसके बाद जो पुलिस का रिएक्शन आया है वो बहुत ही एक वार्निंग साइन है। और इसको देखते हैं कि और इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के एक दूसरे को स्पेस ना दी, एक दूसरे को जगह ना दी, तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा, इस वक्त लोग बहुत फासले पे खड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, लिहाजा इनको मैनेज करना इम्पोर्टेंट। सर, लेकिन आप पर आरोप तो आपकी सरकार पर यही लगता है कि कम शासनकाल में आपने सबसे ज़्यादा कर्ज ले लिया, इस वजह से पाकिस्तान इस हालत से गुजर रहा है। क्योंकि जब हम वहाँ के नेताओं से बात करते हैं तो सीधा आरोप लगाते हैं इमरान खान पर। देखिए ना, ये जो सारे आरोप यही लगाते हैं ना कि आप करप्शन के पैसों के ऊपर आप इनसे क्यों जो है वो करते हैं। देखिए, एक जाती झगड़े लड़ाइयाँ तो आप माफ़ कर सकते हैं और कर देनी चाहिए, बट मसला ये है कि अब जो नवाज शरीफ साहब आपके सामने हैं वो लंदन के मार्बल आर्च में सबसे महंगे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वहीं रह रहे हैं। आसफ जरदारी साहब जो हैं वो यूएई और फ्रांस में उनकी है। सो ये जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है इस वक्त गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के तमाम लोगों का एक पैसा भी पाकिस्तान में नहीं है। उनके बच्चे बाहर हैं, उनके बिजनेसेस बाहर हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं। इमरान खान इसलिए बिटर हैं, इसलिए इनके बारे में कि आप पाकिस्तान हुकूमत करने आते हैं, पैसे लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं। मुझे आप बताइए, ऐसे लोगों से क्या आप बातचीत करें? ऐसे लोगों से पाकिस्तान क्या उम्मीद रख सकता है? लिहाजा ये जो बिटरनेस है ये पर्सनल नहीं है, इट्स आई वुड से कि ये सेंटिमेंट्स जो हैं नेशन के, उनका इजहार है। और ये तमाम लोग, मेरे कहने की बात नहीं है, आपके अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है यूके में, आपको, और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतने अच्छे से आप जानते हैं, आपको मालूम ही है कि इन लोगों के ऊपर कितनी बड़ी करप्शन के इल्जामात हैं। और फिर करप्शन एक चीज़ है, और फिर वो करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उसको बाहर भेज दिया जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सिर्फ $10 बिलियन, हम एक तरफ हमारा टोटल रिजर्व जो है वो आप देखिए $3.8 बिलियन पे है, और दूसरी की तरफ $10 बिलियन की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानियों की सिर्फ दुबई में। इसी तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूके में है। इसी तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी जो है वो यूरोप के मुल्कों में है। तो एक तरफ इतना बड़ा पैसा लीक हो रहा हो और मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर जा रहा हो, और दूसरी तरफ ये हम अपने इकोनॉमी को और इनको रोएं, तो मुझे बताइए कि इमरान खान बेटर ना हो तो क्या करें?
तो आपको लगता है कि सबसे जो बेहतर विकल्प है पाकिस्तान के लिए वो इमरान खान है? इमरान खान के साथ तो लोगों के दिल धड़कते हैं। इस वक्त तो तो कोई और लीडर ऐसा है ही नहीं जिसकी तो बगल आपके जिस पास तो देश को इस स्थिति से बाहर निकालने का फॉर्मूला भी होगा फिर, कि कैसे हम इसको इन तमाम चीजों से निपटेंगे, आर्थिक स्थिति हो, आतंकवाद हो। जी देखिए, हमने तो 2018 में करके दिखाया ना। हम तो इसी हालत में ही हमें पाकिस्तान मिला था। हमने सबसे पहले अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया। इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी लीडर हैं जिसकी अफगान लीडरशिप इज्जत करती है, और इसलिए इज्जत करती है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी वहाँ पे जो मिसाइल अटैक्स थे, ड्रोन अटैक्स थे, लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा था। इमरान खान वाज द ओनली वन इन पाकिस्तान जो कह रहा था ये वहाँ पे ना करें, और उन्हें इंसानों की तरह जो है वो उनको ट्रीट करने की जरूरत है। और इस वजह से अफगान लीडरशिप इमरान खान की इज्जत करती है। सो अफगानिस्तान से अगर आपके ताल्लुकात स्टेबलाइज होते हैं, आपका टेररिज्म यहाँ पे नहीं जो है वो पनप सकता। दूसरी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, देखिए इमरान खान के वाहिद आदमी है जिनके ऊपर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है वो ट्रस्ट करता है। इस हुकूमत के आने के बाद 1.2 बिलियन डॉलर रेमिटेंस हमारी जो है वो कम हो गई, और इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसके ऊपर वो तो हमें शॉर्ट टर्म में अपने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर रिलाई करना है, IMF के साथ एक वाइबल सोल्यूशन बनाना है, और लॉन्ग टर्म में हमने ज़ाहिर है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। तो हमारे पास सोल्यूशंस हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। सर, एक और सवाल आपकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ कि जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वहां पर एंटी टेरर स्क्वाड क्या कर रही होती है? सॉरी, दोबारा ये जो सवाल है, जब भी कोई नेता, पीटीआई का नेता गिरफ्तार हो रहा है तो वहां पर हम देखते हैं कि एंटी टेरर स्क्वाड वहां पर मौजूद रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हर ताकतवर आदमी को लगता है कि जो शख्स उसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो दरअसल दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है। और हर ताकतवर आदमी अपने ताकत के नशे में ये समझता है कि मैं ही स्टेट हूँ, और अगर मुझ पर कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो वो तो दरअसल स्टेट के साथ बगावत कर रहा है। तो जब आप ताकतवर लोगों को आप क्रिटिसाइज करेंगे, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, तो वो आपको फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म लॉज के जरिए सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे साथ हुआ, यही मेरे साथ हुआ, यही हमारे बाकी दोस्तों के साथ। अरे सर, आप तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपके साथ अगर इस तरह का सलूक हो रहा है तो सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा फिर। अगर आपको एंटी टेरर स्क्वाड उठाने आती है घर पे, तो आम आदमी के लिए तो फिर बहुत हालत खराब है वहां पर। आम आदमी की हालत खराब है काफी, और स्पेशली हमारी जो पुलिस सिस्टम्स हैं हमारी, आप देखिए ना, जो अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखेंगे इंडेक्स में, जो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है इस वक्त, जो हमारा क्राइसिस है वो हमारे जस्टिस सिस्टम का है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल उन्हें जो है वो कोई उनके ऊपर ट्रस्ट बाकी नहीं रह गया लोगों का। और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि एक मुल्क में अगर आपका अदालती सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ना रहे, वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा बहरान होता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतें तक जो हैं वो अपनी अहमियत खो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो ट्रस्ट है लेवल है वो बहुत मिनिमल है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें वक्त दिया और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।